नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो भौतिक भूगोल का सिलेबस हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसकी क्लासेस दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी क्लास का पहला ही लेक्चर होगा। अब चूंकि भौतिक भूगोल पर, फिजिकल ज्योग्राफी पर ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सिर्फ भूगोल की अर्थात भौतिक भूगोल की जो बेसिक टर्म है, बेसिक सी बातें हैं, उन पर ही चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल का अर्थ समझेंगे, साथ में उसकी प्रकृति क्या है, अर्थात ये कि भौतिक भूगोल की प्रकृति के द्वारा ही हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, इसकी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक सा लेक्चर होगा दोस्तों, एकदम बेसिक सा लेक्चर होगा। ये बेसिक तो है परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखें। तो इसको दोस्तों ये सभी जो हमारा सेशन ये स्टार्ट हो रहा है भौतिक भूगोल पर, याद रखें कि बीए एमए और बीए एलएलबी, बीए एमए और बीए एलएलबी के छात्रों के लिए पूरी तरह से उपयोगी सेशन होगा, पूरी तरह उपयोगी सेशन होगा। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चैप्टर बीच में से छूटेगा नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने लास्ट सेशन में सिलेबस एनालाइज के सेशन में आपको चैप्टर डिस्कस कराए थे, वो सभी टॉपिक वन बाय वन करके होने वाले हैं, क्रम अनुसार होने वाले हैं। सभी की नोट्स इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रत्येक लेक्चर की नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दी जाती है, जहां से आप आसानी से डाउनलोड करके और अपनी विषय सामग्री में हमारे इस पीडीएफ को ऐड कर सकते हैं। अर्थात ये कि आप जब चाहे तब उसको अपने मोबाइल में स्टोर करके और उसको कभी भी रिवीजन लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके दृष्टिकोण, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट डाटा हमारे इन स्लाइडों में होता है। चलिए, जो दोस्त पहली बार सेशन पर आए हैं, जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, वो इतनी सी बात जान ले दोस्तों कि हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म पर जो हम बीए की तैयारी तो साथ में करवाते ही हैं, परंतु अगर आप बीए के छात्र होने के साथ ही अगर आप किसी प्रतियोगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, एसएससी, कोई सी भी एग्जाम की, तो आपको कंप्लीट तैयारी दोस्तों हमारे एक अन्य चैनल प्रज्ञान हिंदी जीके पर करवाई जा रही है। नोट्स के साथ में वहां पर भी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस, ना ही लेक्चर का कोई चार्ज है वहां पर और ना ही कोई नोट्स का चार्ज है। आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्रज्ञान हिंदी जी के नए चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, और ये स्लाइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस चैनल पर, लोधाजी क्लासेस वाले चैनल पर ही बीए एमए और बीए एलएलबी को टारगेट करते हुए कितने सारे सेशन जो है हमारे द्वारा यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। लगभग सभी लेक्चर, सभी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा मिसप्रिंट हो चुका है, टीम ने ध्यान नहीं दिया टाइप करते वक्त। ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, और यूनिट फर्स्ट के अंदर दोस्तों हम पहले ही टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम भौतिक भूगोल की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और देखिए, आप कंप्लीटली देख रहे हैं कि इस यूनिट में इसके टॉपिक के बाद में ब्रह्मांड, सौरमंडल, बिग बैंग के सिद्धांत, है ना, और ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित टॉपिक भी इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा पृथ्वी की आयु, भूगर्भिक समय सारणी क्या होती है, ये सब आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक ही हम इसको कवर करेंगे। ओके, चलिए आ जाइए दोस्तों और देख लेते हैं कि हमारा आज का सारांश क्या है। आज के पूरे सारांश में अर्थात इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ 2-3 लाइनों में भौतिक भूगोल की परिभाषा को देखेंगे। ओनली वन परिभाषा देखेंगे और उसी परिभाषा को याद रखेंगे। याद रखिएगा, याद रखना ही आवश्यक है। इसके अलावा भौतिक भूगोल की प्रकृति को समझेंगे, विषय वस्तु को देखेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन को दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन को। इसमें सबसे पहले जो हम परिभाषा को देखने वाले हैं वो परिभाषा है दोस्तों आर्थर होमसाक के अनुसार। आर्थर होमसाक ने इसकी एक सटीक परिभाषा दी है और उसी परिभाषा को ही हमने यहाँ पर कोट किया है। आसान सी परिभाषा है, इसको याद कर लीजिए। इसी में भौतिक भूगोल का अर्थ भी छुपा हुआ है, याद रखिए, इसका अर्थ भी छुपा हुआ है। इसी कारण से हमने इसी परिभाषा को यहाँ कोट किया है। आपको आपकी बुक में बहुत सारी परिभाषा इसकी मिल जाएगी देखने की। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्या कहा होम साहब ने, क्या कहा कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। क्या कहा इन्होंने, जो भौतिक पर्यावरण है, जो भौतिक पर्यावरण है
उसका अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। और ये भौतिक पर्यावरण या कहें कि ये भौतिक भूगोल ग्लोब के धरातलीय, ग्लोब मतलब पृथ्वी के धरातल पर उच्चावच यानी पहाड़, पठारी क्षेत्र या खाड़ियां, समुद्र, इन सब का सागर, महासागर और वायु विवरणों का ज्ञान प्रदान करता है, तो क्या कहा आर्थर होम साहब ने कि जो भौतिक भूगोल है ये भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, साथ ही ये पृथ्वी के धरातल के उच्चावच क्षेत्रों का, सागरों का या महासागरों का, साथ ही वायु के विवरणों का संपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो परिभाषा दोस्तों, इसी परिभाषा में भौतिक भूगोल का अर्थ कंप्लीटली छुपा हुआ है। सटीकता के साथ आप पढ़ेंगे, इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब हम देखते हैं भौतिक भूगोल की प्रकृति, किस प्रकार की प्रकृति है भौतिक भूगोल की। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी, भौतिक भूगोल को पृथ्वी तल के अध्ययन के रूप में। दोस्तों इसको शुरू करें उससे पहले ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना कि भौतिक भूगोल अर्थात कि हम इसके अंदर पृथ्वी का, विशेषकर पृथ्वी का जो है अध्ययन करने वाले हैं, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है ना, विशेष करके तो पृथ्वी का तल की भी हम बात करेंगे, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना की भी बात करेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम इस भौतिक भूगोल को पृथ्वी तल के अध्ययन के रूप में देखेंगे, पहली शर्त। दूसरा है दोस्तों, भौतिक भूगोल को स्थान के विज्ञान के रूप में देखना है, स्थान के विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट होगा भौतिक भूगोल को संसाधनों के अध्ययन के रूप में, अर्थात भौतिक भूगोल किस प्रकार से संसाधनों का अध्ययन करता है। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान के रूप में, भौतिक भूगोल पर्यावरण विज्ञान के रूप में, एंड नेक्स्ट है मानव परिस्थिति विज्ञान के रूप में। ओके, तो इस प्रकार से 5 विभिन्न इन बिंदुओं के माध्यम से हम कंप्लीटली भौतिक भूगोल की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं दोस्तों, वन बाय वन करके शुरू करते हैं। एक बार आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिए, 1 मिनट के अंदर आया पानी पीकर। ठीक है ना, 1 मिनट, आप इस स्लाइड को कंप्लीट पढ़िए पहले। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसको शुरू करते हैं। 1 मिनट हम थोड़ा सा चेक कर ले, कैमरा वगैरह सब ओके है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम भौतिक भूगोल को पृथ्वी तल के अध्ययन के रूप में समझते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। थोड़ा सा एकाग्र होने की आवश्यकता है दोस्तों। भूगोल बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप पूरे अच्छे से मतलब समझते हो इसको, अगर आगे बढ़ते हो तो रटने का अगर आपने प्रयास किया ना तो भूगोल आपको बिल्कुल पसीने छुड़वा देगा, बिल्कुल याद नहीं होगा, भूल जाओगे, समझ नहीं पाओगे कभी भी, है ना। तो भूगोल को कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं है और रटना चाहिए भी नहीं, इसे सिर्फ समझने की कोशिश किया करें, बिल्कुल 100% समझ आएगा। देखिए जरा कि भौतिक भूगोल को पृथ्वी के तल के अध्ययन के रूप में हमें इसे समझना है। तो इसके अंतर्गत आपने क्या पढ़ा स्लाइड में कि पृथ्वी और उसका धरातल, देखिए क्या कहा, पृथ्वी और उसके धरातल पर, और इस धरातल में, पृथ्वी के धरातल में या पृथ्वी में जो परिवर्तन होता है उसकी बात यहां कर रहे हैं। पृथ्वी का धरातल, इस धरातल में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को, और ये परिवर्तन किन कारणों से हो रहा है, तो अधिकतम जो 2 कारण विशेष होंगे, एक प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। भाई आज ये धरातल है, जमीन है, जमीन पर अगर कुछ भी परिवर्तन हुआ तो किन कारणों से होगा आप बताइए। मान लेते हैं कोई पठारी क्षेत्र है,
वहां पर अभी तक कोई मानव गया नहीं हो। मान लेते हैं हम 2 मिनट के लिए कोई ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है जहां पर आज तक किसी मानव ने कदम ना रखा हो। हालांकि मानव तो चांद पे भी कदम रख चुका है, लेकिन हम मान लेते हैं कि धरती पर ही ऐसी कोई जगह है जहां पर मानव ने अभी तक कदम नहीं रखा हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वहां पर जो पहाड़ है उन पहाड़ों की ऊंचाई ऊंचाई ये मान लेते हैं कि हम 1000 से लेकर के 5000 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ है वहां पर। ठीक है, अब उसी जगह को उसी जगह को सैटेलाइट के माध्यम से हमने 10 साल बाद देखा। अब जहां पर वो 1000 से 10-10-5-5 हजार के मीटर के जो पहाड़ हुआ करते थे, अब उन पहाड़ों की जो ऊंचाई थी लगभग समाप्त तो हो चुकी थी, पठार बन चुकी थी वहां पर। अब मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी कि वहां पर किसी व्यक्ति ने अभी तक पैर ही नहीं रखा है। तो उस जगह पे जो परिवर्तन, उस धरातल पर जो परिवर्तन आया, जो पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे आज वहां पठारे हैं 10 साल बाद, तो कैसे हुआ होगा? अब चूंकि मानव तो गया ही नहीं, तो कैसे हुआ होगा? प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, वहां पर लैंडमाइन हुआ हो या फिर कुछ जमीन फटी हो या कुछ भी ऐसा प्राकृतिक कारण हुआ है जिसके कारण उन पर्वतों का अस्तित्व समाप्त हो गया, खत्म हो गया। जमीन हो सकता है फटी हो और जिसमें वो पहाड़ के पहाड़ी धंस गए हो, है ना। बिल्कुल संभव होता है दोस्तों, है ना, ऐसा एकदम चौंकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ऐसे ही होता है। हिमालय का निर्माण कैसे हो जब आप जानेंगे ना, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ जब आप जानेंगे तो आपको चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को हटाइए सामने पीछे। पहले हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं कि मान लेते कोई पर्वतीय क्षेत्र था, अब वो पठार बन चुकी है 10 साल बाद या 20 साल बाद, 50 साल बाद मान लीजिए। तो किन कारणों से? भाई प्राकृतिक कारणों से हुआ है। ठीक है, अब एक तो ये था कि अभी तक मानव वहां पहुंचा नहीं था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि मानव पहुंच चुका है वहां पर, तो मानव ने अपने रहने के लिए जगह बनाई, उसको बराबर किया, खुदाई करना चालू कर दिया, पर्वतों को जो है तोड़ना चालू कर दिया और पठारों के रूप में बदल दिया। 2 ही कारण होते हैं विशेषकर। तो उन 2 ही कारणों के कारण, जो 2 कारण होते हैं प्राकृतिक और मानवीय कारण, तो हम यहाँ मानवीय कारणों की बात कर रहे हैं। पृथ्वी तल में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को, और मानव के क्रियाकलाप, जिन क्रियाकलापों के कारण ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसका ही ये भौतिक भूगोल अध्ययन करता है। समझ आया, है ना। और शॉर्ट में और आसान शब्दों में अगर समझें तो ये जो भौतिक भूगोल है दोस्तों, ये भौतिक भूगोल जो है, ये भौतिक भूगोल इस पृथ्वी का अध्ययन करता है मानव के संबंध में। किसके संबंध में? मानव के संबंध में। मतलब मानव के संदर्भ में ही पृथ्वी का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल का सबसे अहम उद्देश्य। क्लियर है? तो ये जो अध्ययन है ये बहुत व्यापक होता है। क्यों होता है? व्यापक क्यों होता है? क्योंकि इसमें पूरी सृष्टि का प्रारूप, पूरी संसार का प्रारूप होता है इसमें। क्योंकि इसमें जो है सिर्फ थल मंडल की बात नहीं कर रहे, इसमें थल मंडल की बात होगी, जल मंडल की बात होगी, वायुमंडल की बात होगी, अर्थात पूरी सृष्टि को ले लिया। ठीक है ना। साथ में भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की, तीनों कालों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी कारण यह अध्ययन काफी व्यापक होता है। मानवीय क्रियाएं और पृथ्वी का वो भाग जिस भाग पर मानव अपनी क्रिया करता है, अपना काम करता है, उसका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंदर होता है। और सिर्फ पृथ्वी के ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े अहम मुद्दों पर भी भौतिक भूगोल के अंदर उसका भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो पा रहा है ना? समझ पा रहे हैं ना? स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीटली। ठीक है ना। तो भौतिक भूगोल के अंदर दोस्तों, भौतिक भूगोल के अंदर देखिए इन सारी चीजों में एक ही चीज कॉमन निकल रही है कि जो भौतिक भूगोल होता है वो पृथ्वी तल का अध्ययन करता है मानव के संदर्भ में। क्लियर है? मानव के संदर्भ में मानव कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कितना बेनिफिट मानव की वजह से मिल रहा है, इस सारी बातों का जो अध्ययन हो रहा है भौतिक भूगोल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है ना। भौतिक भूगोल के अंदर और किन किन चीजों का अध्ययन होता है, और किन किन चीजों का अध्ययन होता है, इसको अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, स्थल मंडल का अध्ययन होता है, स्थल मंडल का, जल मंडल का और वायुमंडल का, तीनों मंडलों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे स्थल मंडल की जब बात करें
तो महाद्वीप का अध्ययन होता है, प्राद्वीपों का अध्ययन होता है और द्वीप का अध्ययन होता है। आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आप लोग, चिंता ना करें। जलमंडल के अंदर सागरों का, महासागरों का, खाड़ियों का, झीलों का सबका अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से वायुमंडल की बात करें तो विभिन्न वायुमंडल की विभिन्न जो परतें होती है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, इस सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इनमें जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन जैसे मेघ वर्षा में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन, आंधी तूफान, बाढ़, ये सब तूफान वगैरह जो भी प्राकृतिक आपदा है, ये सब परिवर्तन कहलाते हैं। इन परिवर्तनों का अध्ययन भी दोस्तों यहाँ पर भौतिक भूगोल में ही होता है। ठीक है, तो कंप्लीटली अगर हम बात करें तो पृथ्वी से संबंधित जितना भी अध्ययन होता है मानवीय संदर्भ में, वो पूरा अध्ययन भौतिक भूगोल के अंदर ही होता है। क्लियर हुआ क्या? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर क्लियर हो रहा है तो, ठीक है ना। डाउट हो तो भी मुझे बताएं दोस्तों, ठीक है। तो सौर मंडल पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा के प्रभाव, इन सब का उल्लेख पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना और उसमें होने वाले हलचल जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब का अध्ययन इसी विज्ञान में होता है। अतः भौतिक भूगोल की प्रकृति पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। ओके, क्लियर है दोस्तों फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे भौतिक भूगोल का स्थान के विज्ञान के रूप में। अब भौतिक भूगोल को हम देखेंगे किस रूप में? स्थान के विज्ञान के रूप में। अब स्थान के विज्ञान के रूप में देखने से अभिप्राय क्या है कि भूगोल में पृथ्वी को स्थान मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी को क्या मानकर उसका अध्ययन, देखिए भूगोल में जो अध्ययन किया जा रहा है वो तो आप अब तक समझ चुके हैं कि हम जो है पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी तल का अध्ययन कर रहे हैं। तो भूगोल में उस पृथ्वी को एक स्थान मान लिया जाता है और उस स्थान के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, जिससे कि अध्ययन करना आसान हो जाए। भौतिक भूगोल किसी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में स्थानों का, जैसे स्थान मतलब गांव का, नगर का या कोई विशेष क्षेत्र का, इनका अध्ययन करता है और अपने सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की पुष्टि करता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये हुआ स्थान विशेष। स्थान इसके लिए कौन सा स्थान हो जाएगा? जो पूरी पृथ्वी तल है वही इसका स्थान हो जाएगा। और स्थानों को अलग अलग नामों में बांट दिया गया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, कस्बे अलग, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को स्पेसिफाइड कर दिया और उन क्षेत्रों का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल का अहम उद्देश्य बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट थर्ड है भौतिक भूगोल को अब संसाधन के अध्ययन के रूप में हम यहाँ देखेंगे। तो भौतिक भूगोल की अगर बात करें दोस्तों तो पृथ्वी तल पर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय और आर्थिक संसाधन, उन सबका मूल्यांकन इसमें किया जाता है, अर्थात उन सबका अध्ययन किया जाता है। चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, किसी भी प्रकार का संसाधन हो, लेकिन अगर वो पृथ्वी तल पर है तो उसका अध्ययन करने का कार्य भौतिक भूगोल का ही होता है। क्लियर है। आगे बात करें तो इसके अंदर मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से विभिन्न क्रियाकलाप करता है। और अब मनुष्य को देखिए, मनुष्य पर्यावरण के साथ में मिलकर, या कहें कि मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हम कह सकते हैं कि पर्यावरण पर कंप्लीटली निर्भर है दोस्तों। क्योंकि अगर पर्यावरण पर निर्भर मनुष्य नहीं होगा तो शायद वो जीवित ही ना रह पाए, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता उसको कहां से प्राप्त होती है मनुष्य को? तो वो पर्यावरण से प्राप्त होती है। और जो ये आर्थिक क्रियाकलाप करता है, जैसे आखेट, पशुपालन, खनन करना, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार, ये सारे कार्य दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण में ही मनुष्य करता है। और इन सब का अध्ययन करने का जो प्रमुख कार्य होता है वो भी किसका होता है? भौतिक भूगोल का होता है। इन आर्थिक क्रियाकलापों पर स्थलाकृति, जल, वायु, मिट्टी, वनस्पति, परिवहन के साधन आदि, इन सब का प्रभाव पड़ता है। आर्थिक क्रियाकलाप का विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल का उद्देश्य। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों। इसमें पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव और पर्यावरण के मध्य
उनके संबंधों का अध्ययन प्राचीन काल में भौतिक भूगोल में होता रहा है। समझ रहे ना इसको? मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है, इन संबंध का जो अध्ययन है दोस्तों, ये प्राचीन समय से ही भौतिक भूगोल में होता आया है। ठीक है, मनुष्य का और पर्यावरण का संबंध का अध्ययन भौतिक भूगोल में अभी से नहीं हो रहा, बल्कि प्राचीन समय से होता आया है। 19वीं शताब्दी की बात करें तो इसके 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जर्मनी के भूगोल शास्त्रियों ने या कहें कि भूगोलविदों ने प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा मानवीय जीवन और मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने पर बल दिया है। मतलब ये कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या कहें कि अंतिम चरण में जो भी विद्वान रहे हैं, जो भूगोल के ज्ञाता थे, उन्होंने क्या किया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा, इस पर्यावरण के द्वारा मानव की गतिविधियों को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। ठीक है ना? तो भूगोल के अध्ययन से इस बात को हमेशा महत्व दिया जाता है कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप उसके क्रियाकलाप, खान पीन, रहन सहन, वेशभूषा, निवास स्थल, स्वभाव और रीति रिवाज को प्रभावित ये करता है। तो दोस्तों आपने भी कई जगह देखा होगा, कई जगह क्या, अगर आप क्षेत्र भारत की ही हम बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जब अगर आप जाएंगे तो वहां का खान पीन, पहनावा, जो उनका रहन सहन होता है, जो उनकी संस्कृति होती है, वो क्षेत्र के अनुसार परिवर्तित होती है, अलग ही मिलती है। राजस्थान में आप जाते हैं तो एक अलग ही संस्कृति देखने को मिलेगी आपको। गुजरात में जाएंगे तो अलग संस्कृति, वहीं दक्षिण भारत में जाएंगे तो जब केरल या तमिलनाडु या क्षेत्रों में जाएंगे दक्षिण भारत में, तो वहां की संस्कृति आपको अलग देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी राज्यों में जाते हैं आप तो पूर्वी राज्यों की संस्कृति अलग देखने को मिलेगी। रहन सहन, पहनावा, हर चीज में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य भी पर्यावरण के साथ अपना सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है। पर्यावरण के अनुसार ही मनुष्य की भी आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाता है और इसी बात को समझाने का प्रयास इस पॉइंट के अंदर किया गया है। क्लियर है? तो एक स्थान पर मानव एवं उसका पर्यावरण किसी एक क्षेत्र के संगठन, उसके विकास के लिए कहां तक उत्तरदायी है आदि जो है तथ्यों का अध्ययन, इन सबका भूगोल में ही इन सबका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भूगोल को अब हम बात करेंगे मानव परिस्थिति विज्ञान के रूप में। भौतिक भूगोल को आप समझेंगे मानव या कहें कि परिस्थितिक विज्ञान के रूप में। भौतिक भूगोल किस प्रकार से अपना अध्ययन क्षेत्र को डिसाइड करता है या अध्ययन करता है। मानव पारिस्थितिकी, जिसे हम ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं, उसका विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो चुका था। कहां? फ्रांस में हो चुका था। मानव केवल प्राकृतिक पर्यावरण का दास नहीं है, वह अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करता है और पर्यावरण का रूपांतरण भी करता है। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट करके चलता है और अपनी जरूरतों के अनुसार पर्यावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है, चेंजेस भी करता है। लेकिन आज का मनुष्य पर्यावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन ना करते हुए पर्यावरण को पूरे उलटने की कगार पर है और इसी कारण से पर्यावरण आज पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। इसी कारण से दोस्तों, जहां पर कभी बाढ़ नहीं आई वहां भयानक बाढ़ें देखने को मिलती है, जहां कभी सूखा नहीं पड़ा वहां सूखा देखने को मिलता है, बारिश के मौसम में गर्मी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। कई सारे चेंजेस है दोस्तों पर्यावरण में, वो सभी कारण रहे हैं मानवीय हस्तक्षेप के, है ना। इसके अलावा प्रत्येक मानव अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक ये वंशानुगति होती, प्रत्येक मानव की वंशानुगति होती। मतलब कहने का ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक या सामाजिक और सांस्कृतिक वंशानुगति होती है। मतलब कि व्यक्ति परंपरागत रूप से पर्यावरण के पर निर्भर होता आया है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता आया है, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य एक लंबे समय से निर्भर होता है, मतलब प्राचीन समय से ही। ठीक है, इसी कारण से उसका अनुकूलन बना है अभी तक पर्यावरण के साथ में। तो मानव पारिस्थितिकी में मानव वर्ग द्वारा पर्यावरण के साथ सामंजस्य को प्रधानता दी जाती है।
इस पारिस्थितिकी में जिसमें हम भूगोल को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें मानव के द्वारा पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने की प्रधानता दी जाती है। तो इसमें जो मानव पारिस्थितिकी वाला चैप्टर है, इसमें ये अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल के द्वारा कि मानव पर्यावरण के साथ अपना जो सामंजस्य बिठा रहा है, संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, वो कैसा है, इजी है या कठिन है, आसान तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और उसका संबंध किस प्रकार का है। तो इसी अध्ययन, इस संबंध के अध्ययन को ही इसमें प्रधानता दी जाती है। क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 5 बिंदुओं के माध्यम से भौतिक भूगोल और मानव के संबंधों को समझने का प्रयास किया है। भौतिक भूगोल के द्वारा पृथ्वी के तल के अध्ययन को समझने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ में हमने देखा है कि मानव का हस्तक्षेप पर्यावरण में किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है और कितना प्रभावकारी सिद्ध होता है। तो इन जितना भी जो संबंध है मानव और पर्यावरण का संबंध है, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव, या कहें कि पृथ्वी तल पर मानव के द्वारा की जाने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप का अध्ययन, पर्यावरण की प्रभावशीलता का अध्ययन, ये सारे अध्ययन जितने भी थल में, जल में या वायु में जहां पर भी गतिविधियां घटित हो रही है, उन सभी गतिविधियों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंदर ही किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा एक आज का सामान्य सा चैप्टर, सामान्य जानकारी को लेकर के, जिसमें हमने सिर्फ भौतिक भूगोल की प्रकृति पर चर्चा की है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम अब बात करेंगे भौतिक भूगोल की विषय वस्तु की। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे, या फिर दोस्तों कहे कि विषय वस्तु को लगभग हमने इसी सेशन में कवर कर लिया है कि विषय वस्तु और प्रकृति में कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है। मैं अभी बता दूंगा आपको, प्रकृति, भौतिक भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसी को हमने जो है प्रकृति में ही कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है। सिलेबस के अनुसार दोस्तों हमारे लिए जो भी आवश्यक होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो उस नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों हम बात करेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल की। ब्रह्मांड और सौरमंडल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आप क्लास के एंड तक बने रहे। इसी प्रकार से आपकी डिमांड आती रहेगी तो ये स्लेव सब्जेक्ट की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसमें कोई गतिरोध अब उत्पन्न नहीं होगा, कंटिन्यू चलती रहेगी। बस एक ही अपेक्षा आप लोगों से की जाती है, आपके सहयोग की। आपका सहयोग सिर्फ शेयर करने में बना रहना चाहिए। सेशन को अधिकतम शेयर करते रहिए, जिससे कि अधिकतम स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाए, लाभ ले पाए इन क्लासेस का, और उनका भी सपोर्ट हमें मिल पाए। बस जितने अधिकतम स्टूडेंट होंगे उनको उतना ही ज्यादा पढ़ाने में आनंद भी मिलता है। ठीक है। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।